Hello and welcome to our program. Please join me in welcoming on our show today Dr. C.S. Yadav, who's a professor with the All India Institute of Medical Sciences. Professor Yadav, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. Thank you, नमस्कार. आज आपकी सुपर स्पेशलिटीज ऑर्थोपेडिक्स एंड नी एंड हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट्स. काफ़ी लंबा सफ़र रहा है इस प्रोफेशन में. काफ़ी लोगों को आपने आई थिंक हेल्थ का गिफ्ट वापस दिया है. मगर ये डॉक्टर बनने का सपना ये कब जन्मा आप में? मैं आई थिंक 7वीं 8वीं क्लास में होऊंगा. तो उस समय लॉन्ग बैक लाइक 77 की बात होगी. 77 इवन बिफोर दैट 75 के आसपास की बात होगी. मेरी माँ को गठिया थी, रोमेटॉइड अर्थराइटिस. सारे जॉइंट डिफॉर्म थे. वो हमेशा पेन में रहती थी और काफ़ी पेन होता था इनको. आगरा में था. आगरा छोटा टाउन है, वहाँ बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट नहीं था. जी. इवन दिल्ली में भी शायद उस समय नहीं होगा गठिया का सोफिस्टिकेटेड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट. दिल्ली में तो अब सब कुछ है. जी. तो मेरी माँ अक्सर कहा करती थी मेरे को, मैं पढ़ने में भी अच्छा था. ओके. काफ़ी डिवोटेड था, पागल था, जिद्दी था. तो बेटा तू डॉक्टर बनना, डॉक्टर बन के मेरे ये सारा जॉइंट वॉइंट ठीक कर देना, अर्थराइटिस मेरी ठीक करना. तो मैं वहाँ से मेरे दिमाग में मैंने ठाना डॉक्टर ही बनना है. फिर वो चांस की बात थी कि मैं डॉक्टर के साथ साथ मैं फिर उसी फील्ड का एक्सपर्ट भी बना, अर्थराइटिस और जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट भी बना. वो मैंने उतना दूर तक नहीं सोचा था. उस समय तक मैंने ये सोचा था एक डॉक्टर बनूंगा, माँ को ठीक करूंगा और देश की सेवा करूंगा. ब्यूटीफुल. जब हम लोग MBBS कर रहे थे एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में, तो 300 रुपये महीने की फीस जाती थी, साल की फीस जाती थी, सॉरी. ओके. तो मैंने खर्च कुछ किया ही नहीं. बहुत हालात इतने अच्छे नहीं थे. अगर आज की डेट में अगर मुझे खर्च करना पड़ता तो शायद मैं एडमिशन नहीं ले पाता. तो माँ का सपना, गरीब घर होते हुए भी मैं अच्छी तरह इस देश में इतना पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है. तो उस वजह से मैं फिर डॉक्टर बना. डॉक्टर के साथ धीमे धीमे करके जब मैं थोड़ा सा बड़ा होना, मैंने ऑर्थोपेडिक्स ली क्योंकि माँ ने कहा था मेरी अर्थराइटिस ठीक करना. उसके बाद मेरे को अर्थराइटिस और रिप्लेसमेंट में जैसे ही मैंने सर्जन्स के साथ मेरा एक्सपोजर हुआ, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के साथ जी. वहाँ जाके मुझे लगा कि ये ऐसी फील्ड है, इसमें अगर आप अच्छा काम करो तो आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि आप ठीक हो जाओगे. क्योंकि इसमें जो क्रिपल्ड जॉइंट होते हैं, जो पेशेंट व्हील चेयर पे आते हैं और ट्रॉली पर आते हैं, उनको आप ऑलमोस्ट गारंटी के साथ कह सकते हो कि आप बढ़िया हो जाओगे, ठीक हो जाओगे. ऑर्थोपेडिक्स की और फील्ड में ये कहना मुश्किल है, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं होते हैं. आर्थोप्लास्टी, जॉइंट रिप्लेसमेंट की फील्ड में बहुत रेयरली कभी कुछ होता है कि किसी पेशेंट को लाइफ या लिम्ब से रिलेटेड परेशानी आ जाए. स्पेशली 2 ही जॉइंट बदले जाते हैं पूरे दुनिया में जी. जिनका रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है. घुटना दुनिया में सबसे ज़्यादा बदला जाता है क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है, कूला. तो फिर मैंने सोचा मैं यही बनूंगा जिसमें मैं रिजल्ट दे सकता हूँ, जिसमें पेशेंट को कॉन्फिडेंटली ऑपरेशन से पहले कह सकता है नहीं आप ठीक हो जाओगे. आजकल हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो कहीं जहन में ये होता है कि ये बूढ़े लोगों का होता है, चाहे कूला का हो, हिप का हो या नी का हो. पर आपने प्रोफाइल में देखा है कि चेंजेस आ रहे हैं, एज रिलेटेड चेंजेस, एंड यंगर पीपल आर कमिंग फॉर रिप्लेसमेंट. हाँ, मेनली 2 टाइप की अर्थराइटिस हो सकती है. उनको ब्रॉड 2 टर्म में आप कह सकते हैं, मैक्सिमम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं. एक होती है एज वाली अर्थराइटिस, वो तो होती है. अगर आपकी लाइफ स्टाइल खराब है, जो अर्थराइटिस आपको 60-70 साल पे होना है वो आपको 50 साल पे हो जाएगी. वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस या उसको डीजनरेटिव अर्थराइटिस बोलते हैं. एक होती है गठिया वाली अर्थराइटिस जो मेरी माँ को थी. वो यंग एज में, यंग हुड में ही होती है, चाइल्डहुड में भी हो सकती है. यंग एज में यूजुअली 15-20 साल से पूरे फिर यूथहुड में होती है, बहुत पूरी जवानी खराब कर देती है. उसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस मेनली यही बोलते हैं. उससे रिलेटेड वो बहुत सीवियर और क्रिपल्ड अर्थराइटिस होती है. तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस का जहाँ तक सवाल है,
ये यंग एज में भी हो सकता है। और इसके कोई खास कारण है, कैसे होती इसके है? कोई अभी तक हम इसको ऑटो इम्यून फिनोमिना बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या कारण है इसकी बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं। लेकिन कुल मिला के ऐसा है, अगर आपको लगता है कि जवानी में ही आपके जॉइंट में सूजन आने लगी है और परेशानी रहने लगी है, तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए। तो ये कुछ तो होती है कि किसी को बुखार हो या कुछ फीवर हो तो जॉइंट्स दुखते हैं। हाँ। तो ये सूजन क्या कोई अलग किस्म की होती हाँ, है? मैं वही बताना चाह रहा था। तो ये रोमेटॉइड वाली अर्थराइटिस, अगर आप दवाइयाँ वगैरह शुरू कर दें, गठिया की स्पेशल दवाइयाँ जो पहले नहीं मिलती, तो वो जल्दी से दवाई से भी कंट्रोल हो जाती है। फिर उसमें जॉइंट बदलने की नौबत नहीं आती है 70% केसेस में। आप जल्दी दवाई शुरू करें, लेकिन 20-30% केसेस में वो जॉइंट फिर भी बदलने पड़ते हैं, आप कितनी भी अच्छी दवाई चलें। तो यंग एज में भी हम लोगों को जॉइंट बदलने पड़ते हैं। इवन अब 18-20 साल में अगर कोई बच्चा है, जवान बच्चा है, यूजुअली हिप खराब हो जाते हैं, नी खराब होते हैं, वो व्हील चेयर बाउंड है, चल नहीं सकता, तो एज कोई बार नहीं है। उस केस में हमें यंग एज में भी बदलना पड़ता है, बशर्ते कि उसका लाइफ ऑलमोस्ट क्रिपल्ड हो गई हो, वो डे टू डे एक्टिविटी नहीं जी पा रहा है। अगर जॉइंट खराब बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो जॉइंट नहीं बदलना चाहिए। जॉइंट को हमेशा बचा के रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, और मेरे कई बार साथी नाराज़ हो जाते हैं इस बात को लेके, तो आप बहुत देर में जॉइंट बदलने के लिए एडवाइस करते हैं। अगर आपकी डेली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो नहीं बदलवाना चाहिए। दूसरा ग्रुप जहाँ की बात थी वो उस टर्मिनल 60 के बाद होता है। तीसरा ग्रुप जो आप बुखार की बात कर रहे थे, है ना जी। बुखार या इन्फेक्शन हो गया किसी, मैंने बताया ना मेनली 3 ग्रुप हो सकते हैं जी। तो उस ग्रुप में भी कई बार जॉइंट खराब हो जाता है। टीबी की वजह से हो जाए, या कोई नॉन टीबी वाला इन्फेक्शन हो जाए, या वायरल फीवर हो जाए। वायरल फीवर अक्सर ऑलमोस्ट मोर देन 99% केसेस में पूरा रिकवरी हो जाती है, इसमें जॉइंट खराब नहीं होता है, लेकिन 1-2% में हो सकता है। लेकिन टीबी में और इन्फेक्शन में जॉइंट यंग एज में भी खराब हो सकता है। राइट। सो डॉक्टर साहब, पहले गठिया की बात करते हैं। हाँ। तो इसमें कौन से जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, मेजर जॉइंट्स या माइनर जॉइंट्स, और कौन से रिप्लेस हो सकते हैं? इसमें यूजुअली दोनों हाथ माइनर जॉइंट अफेक्ट होते हैं, दोनों एक तरफ होता है। ये पैटर्न कॉमनली मॉर्निंग में ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा, सुबह के समय? हाँ, सुबह के समय ये जी। बड़ा कॉमन सा पैटर्न है 80% लोगों में। 10-20% लोगों में कोई डिफरेंट टाइप का पैटर्न, अनयूजुअल पैटर्न भी। लेकिन ओवरऑल क्लिनिकल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और कुछ टेस्ट करा के आप बड़ा आसान होता है पता करने कि ये गठिया वाली अर्थराइटिस है, और उसको तुरंत ट्रीट करना चाहिए। डिले करने में नुकसान है, जॉइंट खराब हो जाएगा, फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। तो I think ये कहीं- इससे बचना चाहिए, मैं कहता हूँ। राइट। सो ये चेतावनी है कि अगर बच्चे भी हैं, उम्र आपकी ज़्यादा नहीं है, और बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि जॉइंट्स दुखते हैं, अधिकतर सुबह जॉइंट ज़्यादा। दुखते हैं, सूजन भी आती है, स्टिफ रहते हैं ना। Okay. कई बार जॉइंट ऐसे ही दुखते हैं, कोई बीमारी नहीं होती, विटामिन डी की कमी से या कोई और चीज की न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ऐसा भी होता है, जी। या मसल वीक होती है, मसल का इम्बैलेंस होता है, तो वो भी दुख। अगर जॉइंट कोई दुख रहा है, उसके साथ सूजन भी है, और उसके साथ अगर लाल रंग भी है चारों तरफ, तो फिर तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि अर्थराइटिस है, बहुत गड़बड़ हो रहा है, इसको तुरंत ध्यान देने की और इसकी जरूरत है। दवाइयाँ हैं? बिल्कुल दवाइयाँ हैं। ओके। पहले ऐसा नहीं था। मेडिकेशन की बात करते हैं, और अगर गठिया की बीमारी के लिए दवाई शुरू की जाए तो क्या ये लाइफ लॉन्ग होती है कि आती है और जाती है? ये ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग होती है 80-90% केसेस में। केवल 10% केसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं सिंगल साइक्लिक मोनोसाइक्लिक गठिया। उसमें एक बार हुई, फिर आपको लाइफ में कभी नहीं होगी। अच्छा। कुछ 1-2 साल चली, तो ये बहुत रेयर होता है। तो एक बार गठिया होगी तो उसका एलिमेंट रहता ही है, इसलिए मेजॉरिटी में ये मान के चलिए कि आप लाइफ लॉन्ग मिनिमम ड्रग्स के ऊपर आपको रहना होता है। अमूमन हम ये देखते हैं कि 40-45 के बाद कहीं एक आधे नी में ना, वो चाहे सीढ़ी चढ़े तो इट स्टार्ट्स गिविंग अ लिटिल प्रॉब्लम। हाउ सीरियस इज दैट, और वो कौन सी चीज़ है जो हम कर सकते हैं कि जॉइंट को जितना लंबा हो सके मेंटेन करे, स्ट्रेंथन आवर मसल्स, व्हाट कैन वी डू? ये आपने दूसरे ग्रुप की बात कर ली ना जी। तो ये नी जॉइंट होता है, इसमें मान के चलिए मेनली 3 जॉइंट होते हैं। एक जो परिया होती है, इसके आगे वाला जॉइंट है पटेला, पटेला। जी जी। एक मीडियल साइड में जॉइंट होता है, एक लेटरल साइड में होता है।
तो आगे वाला जॉइंट और मीडियल वाला जॉइंट ये सबसे जल्दी अफेक्ट होता है और धीमे धीमे करके तीनों कंपार्टमेंट अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें मेनली क्या है, एक मॉडरेट एक्टिविटी आप 3-4 किलोमीटर की सैर करते हैं, ये मेरा अनुभव है, मेरे ओटी के डाटा बताते हैं। जो जॉइंट रिप्लेसमेंट ज़्यादातर औरतों का होता है एज से रिलेटेड, और ऐसी फीमेल का होता है जो हाउस वाइफ्स है मेजॉरिटी। अगर कोई वर्किंग लेडी है, एक्टिव है, ऑफिस में जाती है, बस जाके पकड़ती है, मेट्रो पकड़ती है, फिर वापस अपने घर चल के आती है, ऐसे लोगों के जो मॉडरेट एक्टिविटी करते हैं उनके जॉइंट अच्छे रहते हैं। पहली बात तो आपको मॉडरेट एक्टिविटी करते रहना है। दूसरी, जो एज वाली जो आपने बताया 40 साल के ऊपर ये आवाज़ आना, ये सीढ़ी चढ़ने में दर्द होना जी। दूसरा, अगर आपका वेट ज़्यादा है, सारे जॉइंट एक्सपर्ट एग्री करते हैं कि वेट 100% जॉइंट को ख़राब करता है, ओवर वेट। अपना वेट ठीक रखिए। वेट ठीक रखने के लिए आप अपनी मॉडरेट एक्टिविटी रखिए, अपनी डाइट ठीक रखिए। फिर उसके बाद ये थाई मसल होती है, इसको हम क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं जी। क्योंकि होता क्या है, ओपीडी में मरीज आता है, वो सोचता है दवाई सब कुछ होता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज ही सब कुछ होता है। जब तक मैं उसको ये नहीं बोलूंगा ये रामबाण चीज है नी के लिए, तो वो फिर उसको भूल जाएगा, खाली दवाई करता रहेगा और एक्सरसाइज नहीं करेगा। इस मसल को स्ट्रॉन्ग करना, ये मैं बैठा हुआ हूँ, ये मसल काम कर रही है, इसको जितना आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, ये चारों तरफ से नी को सपोर्ट देती है। अगर इस मसल का नी को सपोर्ट होगा तो इसका डीजनरेशन कम होगा। इसको मसल को स्ट्रॉन्ग करने के कई सारे तरीके होते हैं, एक तरीका मैंने आपको बताया, इसको स्ट्रॉन्ग रखिए। फिर एक चीज और है, चौथा जो मेन, वो भी बहुत जरूरी है। एक एज के बाद अगर आपको पालती, यूजली 30 साल के बाद, अगर आप लीन एंड थिन है तो आप 50-60 साल तक भी मेंटेन कर पाते हैं। पालती मार के बैठने में या उकड़ू बैठने में आपको प्रॉब्लम होने लगे जी, आपको लगे उसके बाद मेरे नी में दर्द हो जाता है, मुझे मुश्किल होता है जब मैं खड़ा होता हूँ, खड़ी होती हूँ, उस समय उसको अवॉइड कर देना चाहिए। वो टाइम है कि आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, और आप ऊपर बैठें, पूजा करनी है तो ऊपर, नमाज पढ़नी है तो ऊपर बैठ के नमाज पढ़ें। और हम ये इस पेशेंट को बताते, पेशेंट ऐसा फॉलो करते हैं। ये 4-5 मोटी मोटी सी चीज़ें हैं जो एज वाली अर्थराइटिस का लोग ध्यान रखें तो फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत ही नहीं आती है। ये हम समझ रहे हैं कि कहीं जब आपका घुटना दर्द कर रहा है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन आलती पालती में, बैठने में आपको दुखी कर रहा है, तो उसको उसमें पुश मत करिए, जबरदस्ती न करिए। और एक आपको ये मान लो घुटने का इतना मूवमेंट 120 तक आ रहा है, कई बार लोग गलत बता देते हैं पेशेंट्स को जी। वो अगर 120 है उसको ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और पेन होने लगता है तो उसको अवॉइड कीजिए। इसको मोड़ना जितना ज़रूरी नहीं है, आपको रोज़मर्रा की एक्टिविटी में 110 डिग्री से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ता मोड़ने का। आप उससे ज़्यादा मोड़ोगे और दर्द हो रहा है तो अवॉइड कीजिए। मेन है ये एक्सरसाइज, इसको जरूर अच्छी तरह सुबह शाम 2 टाइम कीजिए। डॉक्टर साहब, जब हम बैक पेन की बात करते हैं तो आई थिंक वेरी फ्यू पीपल इंक्लूडिंग यंग चिल्ड्रन, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको बैक पेन का कहीं एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बिल्कुल। और बैक पेन के लिए भी कितने लोग कितने इलाज बोलते हैं, हमारी सिंपल बताइएगा। हाँ, हमारी लिटरेचर में लिखा हुआ है जी, बैक एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा सिम्टम है, दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको लाइफ टाइम में बैकएक ना हो जी। ये बिल्कुल बुक्स में, हमारे लिटरेचर में जो आपने बोला साफ लिखा हुआ है बैकएक की बुक में जी। तो इसमें बहुत सारी चीजें, नी और बैक लगभग एक दूसरे से रिलेटेड है। आप बैकएक जो होता है 80% केसेस में वो मैकेनिकल और पोस्चरल बैकएक होता है, मतलब कोई बीमारी नहीं निकलती। 80-90% केसेस में कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आदमी को, पेशेंट को बैकएक है, वो आता है। मतलब हम बैठते, सोते, उठते गलत तरीके से हैं। हाँ, ये भी कह सकते हो, है ना? दूसरी बात, अगर आप एक्सरसाइज करें, अपनी बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें और अपने वेट को ठीक रखें और आपकी टमी बाहर नहीं निकली हो और आपकी हैमस्ट्रिंग ये मसल्स लूज हो, फिर आप ऑफिस में थोड़ा उल्टा सीधा बैठ भी जाते हैं तो बैकएक नहीं होगा। आप ऑलरेडी थ्रेशोल्ड के लेवल पे होते हो, आपका सब कुछ गड़बड़ है, वेट भी ज्यादा है, आपकी ये भी टाइट है, टमी भी बाहर निकली हुई है, फिर आप प्रॉपर पोस्चर भी नहीं रखो तो फिर आपको होगा बिल्कुल जो है।
तो मेनली ये है, कई बार आपको ऑकवर्ड, मैं जैसे ऑपरेट करता हूँ, मैं 10-10 12-12 घंटे खड़ा होता हूँ, मैं ये मेरे लिए मजबूरी है, मेरे को करना ही है, खड़े होकर ही सर्जरी होती है, बैठ के नहीं कर सकते। तो बैक पे स्ट्रेन पड़ता होगा? पड़ता है, ओके। बिल्कुल पड़ता है, लेकिन मैं अगर अनफिट हूँ तो वो चीज़ मेरे को पेन करेगी, लेकिन मैं फॉर्चुनेटली मैं आई एम हेल्दी, मेरे को नहीं होता है बैक। उसका रीज़न ये है कि आप अपने को ठीक रखो, हेल्दी रखो, तो फिर आप थोड़ा बहुत जो आपके प्रोफेशनल हैजार्ड है वो आपके ऊपर हावी नहीं होते हैं। इसका मतलब जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, आवर स्केलेटल सिस्टम, हम सोचते हैं ये हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, पर इसको भी सपोर्ट चाहिए, हमारे मसल्स का सपोर्ट चाहिए, चाहे बैक के मसल्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बोला। हर एक, जैसे स्पाइन को भी जो है मसल्स का सपोर्ट चाहिए, और उसके लिए भी स्पाइन के लिए मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करनी होती है, कुछ मसल्स टाइट हो जाती हैं, उनको स्ट्रेच करके लूज बनाना होता है। वेट बैक के लिए भी बहुत अपना ऑप्टिमम वेट रखना होता है। मैंने बताया वेट हर जगह गड़बड़ करेगा, आपको डायबिटीज भी करेगा, हाइपरटेंशन भी करेगा, कार्डियक प्रॉब्लम भी इनवाइट करेगा, आपको नी की प्रॉब्लम देगा, बैक एक देगा, सब कुछ देगा। तो वेट तो आप अपना ऑप्टिमम रखिए। बैक एक के लिए ये लोग बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर टू डॉक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बैक एक इज फर्स्ट रेस्ट इट एंड सी। मैंने बताया 80% लोगों में कोई बैक की प्रॉब्लम नहीं होती है, जी, है ना जी। लेकिन 10-20% में कई बार बैक की प्रॉब्लम, 3-4 प्रॉब्लम होती हैं जो बैक एक होता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है नस दब जाना, जिसको हम शाटिका बोलते हैं। नस दब जाती है हड्डी के बीच में, या हड्डी के बीच में एक गद्दी होती है, सॉफ्ट कुशन पैड होता है जी, वो अपनी जगह से हट के रूट नस के ऊपर आ जाता है। वो पेन सबसे कॉमन वही होता है जो नीचे रेडिएट करता है। ओके। फिर इन्फेक्शन हो जाए, टीबी हिंदुस्तान में बैक की बहुत कॉमन है, उससे पेन होता है। या फिर जो है कई बार फीमेल में होता है, हड्डियां एक दूसरे के ऊपर ये रखी रहती हैं लाइन से, इनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, इससे पेन होता है। तो उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन कोई बैक एक रेडिएट कर रहा है, ये जितनी मैंने प्रॉब्लम बताई, इनमें मोस्ट ऑफ द चीज़ों का भी बिना ऑपरेशन के इलाज संभव है। फिर इसमें एक स्टेज आती है, कई बार ऑपरेशन भी करना पड़ता है, ट्यूमर को छोड़ के। किसी में भी ज़्यादा ऐसा नहीं है ऑपरेशन की ज़रूरत है, दवाई से इलाज और रेस्ट से इलाज संभव है। लेकिन कोई बैक एक लंबा चल जाए, फीवर के साथ हो और रेस्पॉन्ड नहीं करे कुछ हफ्ते तक, तो फिर उसको सीरियसली लेना चाहिए, उसको सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और उसमें यूजली एक्सरे, फिर MRI और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी करने की ज़रूरत होती है। और मैंने 3-4 चीज़ें बताई जो मोस्ट कॉमन होती हैं। 10-20% जो मैंने बताया बैक एक, बीमारी वाला बैक एक या पैथोलॉजिकल, उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होता है। राइट। प्रोफेसर यादव, टॉकिंग नाउ अबाउट द हिप रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द नॉर्मल प्रोफाइल ऑफ योर पेशेंट्स? हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मैं लगभग 20 से लेकर 30% हिप जॉइंट भी रिप्लेस करता हूँ, जितने भी मैं टोटल जॉइंट पूरे साल में करता हूँ। और जैसे कि एज वाली अर्थराइटिस मैंने बताया है, नी में काफ़ी होती है, हिप में एज वाली अर्थराइटिस नहीं होती है। हिप में जो प्रॉब्लम होती है वो सेकेंडरी होती है, कोई ना कोई बीमारी चल रही होती है, उसकी वजह से हिप खराब हो जाता है। नी में ऐसा नहीं है। Okay. तो हिप में मैंने गठिया बताया आपको, एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है, उसमें हिप जॉइंट पूरे फ्यूज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो सबसे कॉमन बीमारी है। Okay. टीबी उससे भी ज़्यादा कॉमन बीमारी है इंडिया में। जैसे स्पाइन में टीबी और हिप की टीबी सबसे कॉमन है। ये टीबी दो जगह सबसे ज़्यादा, टीबी जब हो जाती है तो जॉइंट खराब हो जाता है, पेन करने लगता है, तो अल्टीमेटली जो है फिर उसको रिप्लेस करना होता है। और ये बिल्कुल हमारा एक्सपीरियंस है कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के मरीज ज़्यादा खुश रहते हैं नी जॉइंट रिप्लेसमेंट से। पूरी दुनिया में ये बिल्कुल सच बात है। It's a successful, safe surgery. इट इज़ एब्सोल्युटली, ऑर्थोपेडिक्स की सबसे ज़्यादा पेशेंट को सेटिस्फाइंग, सर्जन को सेटिस्फाइंग एंड सक्सेसफुल सर्जरी होती है हिप रिप्लेसमेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, उसमें वो खराब हो जाता है, टूट जाती है कटोरी या हेड टूट जाता है, तो उसमें भी अर्थराइटिस हो जाती है। कभी भी जॉइंट कोई टूटता है तो उसमें लेटर ऑन अर्थराइटिस हो जाती है। Okay. तो उसको फिर रिप्लेस करना होता है। लेकिन मैंने बताया रिप्लेस जब ही करना होता है जब बहुत ज्यादा मुश्किल जब और हो, कोई चारा ना Otherwise, हो। हाँ, हाँ, हाँ। okay. एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको मैं भूल रहा था, हम उसको बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फिमोरल हेड। मतलब जो हेड की वॉल होती है उसमें खून का दौरा कम हो जाता है, तो उसके
70% लोगों में तो पता ही नहीं चलता क्यों खून का दौरा कम हुआ। ओके। लेकिन ये देखा गया है, जो शराब बहुत पीते हैं या कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ली जाती हैं, या कोई कैंसर के बाद इरेडिएशन दिया जाता है, या कई बार देखा जाता है प्रेगनेंसी के बाद भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये 4-5 ऐसी कंडीशन होती हैं, उसमें आपका खून का दौरा हेड में जाना बंद हो जाता है। फिर उसको भी अल्टीमेटली अर्ली स्टेज में तो उसका इलाज है, बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई पेशेंट अर्ली स्टेज में पहुंच जाए, उसमें एक छोटा सा ऑपरेशन करके हम लोग ठीक कर देते हैं, मेजॉरिटी ठीक हो जाती है। लेकिन लेट स्टेज में अगर हेड की शेप खराब हो गई है तो उसको भी हमें बदलना पड़ता है। तो सिम्टम क्या होती है? पेन होता पेन है? पेन होगा आगे। कई बार हिप जॉइंट का पेन और स्पाइन का पेन कंफ्यूज हो जाता है कि ये स्पाइन की प्रॉब्लम है, कमर की है, हिप जॉइंट की। तो हिप जॉइंट में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, हिप जॉइंट ओरिजिन का पेन होगा, तो वो यहाँ होगा अंदर, इट्स इन द ग्रॉइन एरिया। हाँ, ग्रॉइन एरिया इधर होगा। ओके। और ये मूवमेंट है, ये भी रेस्ट्रिक्टेड। आप ये सबसे पहले ये रेस्ट्रिक्ट होता है, ये खुल नहीं सकता जैसे इस समय खुल रहा है। और ये पेन इससे, और आप जब मूवमेंट करोगे हिप जॉइंट के, तो यू कैन मेक आउट हिप जॉइंट की प्रॉब्लम है। टीबी इज ट्रीटेबल एंड यू नो द कैंपेन्स, तो कहाँ हम गलती करते हैं? हाँ, टीबी हम लोग क्या होता है, कई बार मिस कर देते हैं। रिमोट इतना बड़ा नेशन है, पेरिफेरी में बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, फिर लेट हो जाता है तो वो जॉइंट डैमेज हो जाता है। अर्ली स्टेज में अगर टीबी तो बिल्कुल क्यूरेबल 100% ट्रीटेबल डिसीज है जी। अगर अर्ली स्टेज में सब कुछ हो जाए तो स्पाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पैराप्लीजिया नहीं होगा, हिप जॉइंट में भी प्रॉब्लम नहीं होने के चांसेस है। यूजुअली लेट हो जाता है, फिर वो चीज़ खराब हो जाती है, वो पेन करने लगती है, डेली आपको पेन कर रही है, फिर आपको ऑपरेशन और सर्जरी करना पड़ता है। राइट। ध्यान देने की ये बात है डॉक्टर साहब कि टीबी के सिम्टम्स बड़े क्लियरली आर्टिकुलेटेड है, आई थिंक इवन अक्रॉस प्राइमरी हेल्थ सेंटर। दे कैन मेक आउट। तो पकड़ो उसको, जल्दी पकड़ो, क्योंकि जल्दी इलाज करो, जल्दी दवाइयाँ शुरू करो, राइट, रेस्ट वगैरह दो, राइट, और पूरी ट्रीटमेंट लेके, क्योंकि एक्चुअली इसके आफ्टर इफेक्ट्स पूरी लाइफ टाइम भी चल सकते हैं। लाइफ टाइम में आर्टिफिशियल जॉइंट डालना पड़ता है फिर। राइट, राइट। आप आई थिंक हजारों पेशेंट्स पर मंथ देखते हैं। आई थिंक यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट आउटसाइड एम्स। और चाहे कितना भी इंसान के सामने फैसिलिटीज़ हो, एक्सेस टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ और बेटर इन टर्म्स ऑफ जहाँ कन्वीनियंस ज़्यादा हो इंसान को होती है, बट फिर भी वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आते हैं डॉक्टर का ओपिनियन लेने। व्हाट मेक्स अ डॉक्टर एट एम्स स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डॉक्टर फ्रेटर्निटी? होता क्या है, जब मैं ऑर्थोपेडिक्स के लेक्चर देने जाता हूँ तो मुझे खाली मैं ऑर्थोपेडिक्स पढ़ा के नहीं आता हूँ। उसमें मेरे हर लेक्चर में एक जुड़ी हुई 2-3 स्लाइड होती हैं जो आपकी इंटीग्रिटी, जो करप्शन उस फील्ड में क्या चल रहा है। यूजुअली अपना लेक्चर दिया, सब्जेक्ट पढ़ा के लोग चले जाते हैं। मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं करता हूँ। हर जगह कुछ ना कुछ कमी होती है जहाँ मार्केट फोर्सेस काम कर रहे होते हैं और पैसा कमा रहे होते हैं, उसको मैं अपने लेक्चर में जरूर डालता हूँ। बेसिकली ग्रीड और मार्केट फोर्सेस जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं। एम्स में वो ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, मेरे को तो मैं फ्री में पढ़ के डॉक्टर बन गया, एम्स में प्रोफेसर बन गया, मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ, मैं इस देश का कर्जदार हूँ। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर से निकल के आएंगे, जब आप मैं 1 करोड़ रुपए डोनेशन दे के आता तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में पैसा होता। तो एम्स में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो डोनेशन देके नहीं आए, उनका कोई खर्चा हुआ नहीं। फिर दूसरा, एम्स पब्लिक हॉस्पिटल है, वहाँ सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो बस काम करना चाहते हैं, अच्छा रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, देश के लिए, अपने मरीजों के लिए काम करना चाहते हैं, कोई पैसे की तरफ देखता ही नहीं है। और इवन पब्लिक सेक्टर है, सरकार का पूरा सपोर्ट है हर चीज़ के लिए, तो उनको पता है कि एम्स में ओपिनियन ठीक मिलेगी, कमर्शियल नहीं होगी। तो इसलिए वो एक बार भले ही वो ऑपरेशन कहीं और कराएं, हमारे यहाँ बहुत वेटिंग लिस्ट होती है, मेरी जॉइंट रिप्लेसमेंट की भी लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, जबकि मैं 2 ही ऑपरेशन करता हूँ। तो इसका रीज़न केवल ये, उनको एम्स के ऊपर फेथ है कि सही बात बताई जाएगी, इसमें कोई मॉनिटरी, मार्केट फोर्सेस, कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होगा। एम्स में जो डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स होते हैं वो मेडिसिन भी प्रैक्टिस करते हैं, सर्जरीज भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं। पूरी एक नई जनरेशन, एब्सोल्युटली इट्स अ टीचिंग इंस्टीट्यूशन। और ये टीम वर्क है। हमारे पास रेजिडेंट होते हैं, रेजिडेंट के अलग अलग लेवल होते हैं। कई बार मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट हूँ,
फिर भी मेरे 2-3 दूसरे फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हम लोग करते हैं यार बताओ ये बहुत चैलेंजिंग केस आया है, मुझे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। हम लोग आपस में एज ए यूनिट काम करते हैं, 5 लोग हैं यूनिट में, राइट, तो उसमें कुछ आइडिया मिल जाता है। मेरे दिमाग में तो होता ही है आइडिया, मैं इसको ऐसे करूँगा, तो इसका फर्क पड़ता है। राइट, टीचिंग इंस्टीट्यूट, यूनिट वर्क, रेजिडेंट है आपके पास, जी। कई बार रेजिडेंट आपको बहुत अच्छा सर इसमें ऐसे करें क्या। राइट। हेल्थ इज़ अ ह्यूज प्रायोरिटी फॉर द कंट्री, और इस सवाल को मैं इससे लिंक करना चाहूँगी कि हमारे देश में बहुत सारे लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, बट बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहाँ डॉक्टर्स को पढ़ाने के लिए हम प्रोफेसर्स को भी एम्फेसिस देते हैं। तो आपको कहीं ये लगता है कि वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टीचिंग ऑफ मेडिसिन एक इन्वेस्टमेंट का एरिया जहाँ हमें करना चाहिए? देखिए इसमें सरकार को करना चाहिए। सरकार जितना ज़्यादा करेगी, सरकार को मेरे हिसाब से, मेरी जहाँ तक सोच है, जिन जिन गवर्नमेंट ने हेल्थ और एजुकेशन अपने लोगों की, सिटीजन्स की इम्प्रूव की है, वो देश अपने आप ऊपर चला गया है। अगर आपको हेल्थ के ऊपर खर्च ना करना पड़े, यूजली देखा जाता है, ये डाटा है गवर्नमेंट के जी, 10% लोग जो बिलो पावर्टी लाइन, अबव पावर्टी लाइन होते हैं, बिलो पावर्टी लाइन चले जाते हैं, क्योंकि उनका कहीं खर्चा हुआ, नर्सिंग होम में भर्ती हो गए, कुछ था नहीं उनके पास। हाँ, तो मतलब एक बीमारी ब्लीड कर जाती है हाँ फाइनेंसेस बिल्कुल को। खत्म कर बिल्कुल, देती जी। है ना। तो इसमें पब्लिक सेक्टर को काफी स्ट्रांग करने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर अपना काम कर रहा है, लेकिन इस देश का रियली भला चाहिए तो पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। राइट, तीसरा मेन काम होता है गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर 3 काम कोई गवर्नमेंट ठीक कर देती है तो वो सक्सेसफुल गवर्नमेंट मानी जाती है। लेटिन अमेरिकन कंट्रीज का ही आप देख लीजिए। लेटिन अमेरिकन कंट्रीज में उन लोगों का, क्यूबा की आप देख लीजिए, उसका WHO की रिपोर्ट है, वो बताते हैं कि ये बेस्ट है पब्लिक हेल्थ सिस्टम क्यूबा का, जो 60 साल से अमेरिका से दूर रहा, अपने सैंक्शन झेलता रहा, लेकिन उन्होंने जहाँ भी गए, WHO ने कितनी बार उनको तारीफ किया है क्यूबा के हेल्थ सिस्टम की। इबोला हुआ, वहाँ क्यूबा के डॉक्टर इतने पढ़े लिखे वहाँ पहुँच गए अफ्रीकन कंट्रीज में उनको हेल्प करने के लिए। तो आप अपने को हेल्थ दे देंगे, एजुकेट कर देंगे, आदमी नौकरी कहीं भी ढूंढ लेगा, बाहर चला जाएगा। तो ये 2 चीज़ों को पब्लिक सेक्टर में काफ़ी एम्फेसिस की ज़रूरत है, जो कि हमारे देश में अभी तक नहीं हुआ है। राइट। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या हम इनफ एम्फेसिस दे रहे हैं? क्योंकि आजकल बोलते हैं ना, नॉलेज ट्रैवल्स लैटरली, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डन इन द US और इन यूरोप और इन अदर कंट्रीज, क्या वो कट कॉपी पेस्ट करके इंडियन लोकल पॉपुलेशन पे लगा सकते हैं? आपके क्या व्यूज हैं इस पे? हमारे यहाँ एग्जैक्टली रिसर्च पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। इवन एम्स में भी हम लोग इतने ओवरवर्कड होते हैं, इतने ज़्यादा काम करते हैं। हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन जाते हैं अपने वर्क के, वो पूरा इट इज़ वेरी क्लियर। राइट, इवन देन कोई भी हम ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे कि ये कहें भाई ये ठीक है, पूरे दुनिया उसको फॉलो करे। इनोवेशन। हाँ, इनोवेशन वो अभी तक हम नहीं कर पाए, उसको तो डेफिनेटली इंडिया को बहुत इम्प्रूव करने की उसमें ज़रूरत है। एक अच्छे डॉक्टर को एक अच्छा प्रोफेसर टीचिंग फ्रेटर्निटी में क्या बनाता है? बिकॉज ऑल गुड डॉक्टर्स आर नॉट गुड प्रोफेसर्स, सो व्हाट इज इट दैट मेक्स समबडी अ गुड टीचर और अ प्रोफेसर? अगर आप अच्छा काम करते हो तो हमारा रेजिडेंट सीखता है अच्छा काम, और अच्छा काम जब करते हो, नॉलेज से खाली कुछ नहीं होता, आप पेशेंट को लेके सेंसिटिव भी हैं। जब हमारे से हमारा रेजिडेंट सीख के जाता है तो हमारी सक्सेस है, वो हमारे लिए अच्छी बात है। और जहाँ तक थ्योरी का सवाल है, वो सारी आजकल इंटरनेट पे मिल जाती है, सब लोग पढ़ लेते हैं। मेन इशू है कि प्रैक्टिकल वर्क डे टू डे बेसिस पे आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आपका जूनियर डॉक्टर देख रहा है, आपका रेजिडेंट देख रहा है, वो अगर ठीक होगा तो वो अच्छा इंसान बन के जाएगा, अच्छी चीज़ सीखे जाएगा। अल्टीमेटली अच्छी चीज़ें जब सीखेगा तो समाज का बेनिफिट ज़्यादा होगा। जब आप स्टूडेंट थे, आप एक पर्टिकुलर अप्रोच थी, कुछ वैल्यूज थे, राइट? बिल्कुल। आज भी स्टूडेंट्स हैं, आज भी एक पर्टिकुलर अप्रोच और वैल्यूज हैं, डाइवर्स हैं सारे स्टूडेंट बेस। आपने क्या अंतर देखा ओवर द इयर्स? वो वैल्यूज़ कम हुई हैं आज की डेट में, क्योंकि इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन और मार्केटिंग हो गई है। वो डेफिनेटली कई बार हमारे रेजिडेंट भी लगता है मेहनत कम करना चाहते हैं,
खाली डिग्री लेके जाना चाहते हैं और प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे नहीं था, लेकिन अभी भी इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। कई बार बहुत डेडिकेटेड फैकल्टी होती है, टीचर्स होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, लेकिन ओवरऑल एवरेज कुल मिला के पहले से इन चीज़ों में कमी आई है। लोग शॉर्टकट, आजकल की जनरेशन कम मेहनत के साथ जल्दी से आगे बढ़ना चाहती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अभी शॉर्टकट से, वो ठीक नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि शॉर्टकट वाला रास्ता बहुत लंबे दूर तक नहीं जाता है। जो सस्टेन्ड कंटिन्यूअस आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, समाज को देते हैं, समाज आपको वापस देता है, समाज आपको रिकॉग्नाइज करता है। वो रिकॉग्निशन, वो खुशी किसी भी चीज से नहीं आ सकती। So at a personal level, and if you see the profession, it's a noble profession, despite the commercialization or whatever, क्योंकि जो प्रोफेशन किसी और को सुकून या आराम दे सके, it has nobility in it. What keeps any doctor inspired? पेशेंट का खुश रहना। पेशेंट को, मैंने बताया ना, मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी क्यों ज्वाइन की, जी, क्योंकि मुझे पता था इसमें रिजल्ट अच्छे होते हैं। आप बता सकते हो कि आप दूसरे दिन से चलोगे, घुटना बदलने के बाद दूसरे तीसरे दिन से पेशेंट चलने लगता है, और जिसका घुटना टेढ़ा होता है वो स्ट्रेट हो जाता है, ये भी आप साफ बता सकते हो। और क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये आपको बहुत खुशी देता है। और जब आपको समाज में लोग जहाँ जाते हो आप रिकॉग्नाइज करते हैं, डॉक्टर साहब वो आपने मेरा ये किया था, तो इससे बहुत खुशी मिलती है। वो आपको बिल्कुल आगे और इस काम के लिए एनकरेज करती रहती है। फिर गवर्नमेंट भी आपको रिकॉग्नाइज करती है, समाज रिकॉग्नाइज करता है, ये सब इतना ही मेरे ख्याल से सरकारी डॉक्टर के लिए काफ़ी होता है। डॉक्टर साहब, आपको इतने अवार्ड्स मिले हैं, रिपीटेडली यू आर रिकॉग्नाइज्ड, गिवन अवार्ड्स, एंड आई थिंक पेशेंट की स्माइल इज द बेस्ट रिवॉर्ड। या बेस्ट रिवॉर्ड। बट अदर रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, उनका क्या मायना है एक डॉक्टर के लिए? अच्छा लगता है, मिलते हैं तो खुशी होती है कि मेरे वर्क को, मेरे काम को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, कोई वॉच कर रहा है, कोई देख रहा है। जैसे कि हमने लेह लद्दाख में जॉइंट रिप्लेसमेंट करना एक तरीके का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है जी। हमने 2013-14 में वहाँ 26 जॉइंट रिप्लेसमेंट किए, 23 घुटने बदले, 3 हिप जॉइंट बदले। 13 में हमने अपना वर्क भेजा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड को, क्योंकि इस टाइप का काम कहीं हुआ नहीं है, और इतनी हाई अल्टीट्यूड पे इतनी चैलेंजिंग कंडीशंस में करना बहुत ही मुश्किल काम था। हमने किया और सारे हमारे रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल रहे। तो उन्होंने 2015 में उस चीज़ को अपनी बुक में रजिस्टर किया। 2015 जनवरी में हमारे को एक मेल आता है। 2 साल तक हम वो भी भूल गए, हम भी भूल गए, और वो रिसर्च काफ़ी करते हैं उसके बाद। वो बहुत ही खुशी का दिन था, और मैं उसका क्रेडिट लामा लोबजांग है, एक बहुत ही समाज की सेवा करने वाले हैं, बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने एक बार मेरे को ओपीडी में आके बोला, डॉक्टर यादव, आप इतने घुटने खराब होते हैं लेह लद्दाख में, आप यहाँ बुलाते हो, कोई मरीज आता है, बहुत मुश्किल होती है उसको, हमें लाना मुश्किल होता है, उसका एयर टिकट का 1-1.5 लाख रुपया लग जाता है। एक बार में आता है, 2-3 लोग साथ में आते हैं, 20-25 हज़ार की टिकट, तो एक बार की टिकट 75,000 1 लाख की हो जाती है। 3-4 चक्कर लगते हैं, तुम्हारा ज्वाइंट तो होता नहीं 1 लाख का, और एयर टिकट के 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं। क्या ये वहां पे हो सकता है? तो मैंने कहा, लामा जी, मुझे अपने ऊपर बहुत विश्वास है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हूँ, सोचता हूँ मैं। फिर मैंने वहाँ के लोगों से बात की, लेह में जो 2-3 ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वहाँ नया थिएटर बना था फ्लड के बाद, तो मैं कॉन्फिडेंट था थिएटर कंडीशन ठीक है, थोड़ा हमने चेंज भी कराया, इन्फेक्शन यहाँ नहीं होगा, बाकी मुझे अपने ऊपर भरोसा था। फिर मैं सारा सामान, करीब 700-800 किलो सामान फ्लाइट में लेके गए हम लोग, सारा जॉइंट लेके गए, गजेटरी लेके गए। फिर 2013 में हमने किए, 14 में किए। लामा जी ने हमारे को एक आइडिया दिया, हमने एक्सेप्ट किया, वो फिर काम हमारा लिम्का बुक में आया। वो बहुत ही खुशी का दिन था, तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। फिर यूपी का अवार्ड मिला, राजस्थान का बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला। हेल्थ कैंप में सर्वाधिक ऑपरेशंस के कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2015 में साधारण प्रतिभा के धनी मृदुभाषी डॉक्टर यादव। बहुत ही खुशी होती है। मैं रहने वाला यूपी का हूँ, लेकिन राजस्थान में भी लोग देख रहे हैं मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी हुई। राजस्थान से आया, इसलिए मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई। जब हम अपनी हेल्थ की बात करते हैं और आप यू डील विद बोन्स, हड्डियों के साथ डील करते हैं,
तो एक बहुत सारी मिथ्स भी है ना कि ये खाने से सही रहता है, ये नहीं खाने से, ये करने से। सो सम बेसिक सिंपल थिंग्स जिससे हम अपनी बोन्स को अपने साथ हेल्दी ज़्यादा देर तक रख सके। हाँ, बहुत अच्छी बात है पूछा है आपने। एक तो हमें जो घर में अपने इंडियन फूड में सब कुछ होता है, सब कुछ खाना चाहिए। ओके। फैट और स्वीट, शुगर का कम लेना चाहिए। बाकी अगर घर का खाना खाओगे तो उससे ओबेसिटी नहीं होती है। घर का खाना बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेट भर के चपाती चावल खा रहे हैं और आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तभी आपका वेटेज बढ़ता है। ओके। लेकिन एक चीज़ जो दुनिया में बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज हुई है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो किसी के खाने में नहीं मिलती, वेदर इट इज़ वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड, वो है विटामिन डी। ओके। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी ये पूरे दुनिया में रैम्पेंट है, और हमने रिसर्च की थी अपने एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट और हम लोगों ने मिलके, तो हमने पाया था मोर देन 90% केसेस में सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी है। अगर विटामिन, ये साइलेंट किलर की तरह होता है विटामिन, जैसे हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होता है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी खाने में नहीं होती है, उसका सप्लीमेंट हम सब लोगों को जरूर लेना चाहिए। और विटामिन डी अगर आपके बॉडी में जाता है तभी कैल्शियम भी हमारे खाने में कम जाता है। ओके। कैल्शियम मिल्क प्रोडक्ट में होता है, मिल्क प्रोडक्ट इतना लेते नहीं है। फिर अगर डबल टोन्ड मिल्क नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल्क प्रोडक्ट लो तो वेट बढ़ने के चांसेस हैं। अगर डबल टोन्ड है तो कोई इशू नहीं, आप 1-2 ग्लास 3 ग्लास भी दूध लेते हैं। तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। घर का रूटीन खाना खाना चाहिए, उसके साथ सप्लीमेंट विटामिन आप सभी हर एक ग्रुप में लेना चाहिए, हर एक एज ग्रुप। हाँ, और कैल्शियम स्पेशली फीमेल में 30-40 के ऊपर यूजली एक टैबलेट लेते रहें, क्योंकि एक टैबलेट में लगभग 500 मिलीग्राम के आसपास जाता है। रिक्वायरमेंट होता है 1500 के आसपास, बाकी खाने में पहुंच जाता है। तो और ये पैसिव फॉर्म लें, ओरल लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तो ये जरूर अपनी खाने में ऐड करना चाहिए। और खाना, हर मौसम का खाना उसी मौसम का खाना चाहिए, वो ज़्यादा फायदा करता है। फ्रेश होना चाहिए, मौसम का होगा तो फ्रेश भी होगा। और हर टाइप की दालें खानी चाहिए। इवन आप अंडा खाते हैं जी, तो 1 या 2 अंडा भी आप लेते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी प्रोटीन मिल जाती है। या तो दालों में मिलती है, अंडे में मिलती है, दूध में मिलती है। ये सब चीज़ों का रूटीनली सेवन करते रहें, तो ये सब कुछ जरूरी हो जाता है। और विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है ये आराम से मिल जाता है। पूरे दुनिया में सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है ये। इस पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि कंपनियां इसमें कमाती नहीं है। 20 रुपए महीने का इलाज है। 20 रुपए में महीने में एक बार, शुरू में हफ्ते में एक बार लेना है, बाद में महीने में एक बार लिया जाता है। तो उन्होंने कभी थ्रस्ट ही नहीं दिया। अब वो कुछ लोगों ने रिसर्च की, उन्होंने कहा नहीं भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो डॉक्टर लोग भी, हम लोग खुद अवेयर नहीं थे, हम लोग भी 5-6 साल में अवेयर हुए हैं इस बात को लेके। तो किस एज से शुरू करना चाहिए? बच्चों के लिए भी? हाँ, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, बच्चों पीडियाट्रिशियन को दिखा के। लेकिन जैसे ही एडल्ट में तो सबको आप ओरल इंजेक्शन से बचना चाहिए। इंजेक्शन से टॉक्सिसिटी हो सकती है, ओरल लेने में कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है। और जहाँ तक बहुत से मिथ होते हैं कि नींबू खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, जॉइंट पेन हो रहा है, ये सब बेकार की बात है। अगर आपको नींबू से एलर्जी है, कुछ लोगों को हो सकती है, विटामिन से, कुछ लोगों को दूध पीने से डायरिया हो जाता है, दूध पीने से एलर्जी हो सकती है। उन कंडीशंस में, ये बहुत रेयर टाइप की एलर्जी होती है, तब फिर अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो सब कुछ खाना चाहिए। राइट। तो सनलाइट का और हमारी बोन्स का क्या रिश्ता है? हाँ, विटामिन डी मैंने बताया किसी भी वेज नॉन वेज में किसी में नहीं होता, या केवल एक ही जगह होता है विटामिन डी, सनलाइट में, या फिर बहुत थोड़ा सा मात्रा में एग में भी होता है, या कुछ फिश में होता है सफिशिएंट मात्रा में। तो ये 2-3 सोर्स हैं। तो सनलाइट तो बहुत ज्यादा विटामिन डी बनाता है। राइट। डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं, वो पॉसिबल है नहीं। और सनलाइट में भी खाली आप पूरे बॉडी को कवर करके चले गए, ये रियल सन बात होना चाहिए जो कि आप बीचेस पे देखते हैं। अच्छा है, आपकी बॉडी सन के रेज के डायरेक्ट एक्सपोजर होना चाहिए आपकी स्किन के ऊपर, तभी विटामिन डी बनता है। ऑलराइट। सो यू आर ऑल्सो सजेस्टिंग कि जब भी आपको मौका मिले एंड यू नो द मौसम सही रहे, जैसे सर्दियों का मौसम होता है, तो अपनी नेचुरल डोज ऑफ विटामिन डी भी आप ले सकते हो। बहुत अच्छी चीज है सनलाइट। ओके। और हम लोग जो देखते हैं, सैचे देखते हैं,
और आई थिंक नेचर से जो मिलेगा, आई थिंक दैट विल बी बेटर विटामिन, जो मैं सोचता हूँ। राइट, बिल्कुल साइंस तो इस बात को नहीं बोलती है, लेकिन कॉमन सेंस ही बात है, नेचुरल होता है। तो बिल्कुल जो वहां से सन से डायरेक्ट स्किन के ऊपर बनेगा, आई थिंक दैट विल बी बेटर विटामिन। राइट। नेशनल लेवल पे इन टर्म्स ऑफ मेकिंग क्वालिटी डॉक्टर्स proper professionally qualified from good colleges reach the grassroots level, you know, इसमें सबसे बड़े हमारे challenges क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ये है पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक हेल्थ का वीक होना। अच्छे कई बार क्या होता है, मेडिकल कॉलेज तो खुल जाते हैं, बिल्डिंग होती है, लोग नहीं होते। जी, कई बार क्या होता है, लोग तो होते हैं, वहाँ कोई सामान ही नहीं होता जिससे आप काम करो। जो भी करो एक पूरे मन से करो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी जो है, जब पब्लिक सेक्टर का डॉक्टर ही समाज की सेवा कर सकता है, प्राइवेट वाला नहीं कर सकता। प्राइवेट वाला रिच को कर सकता है, हमारे यहाँ रिच केवल 5% लोग होंगे, इवन 5% भी नहीं होंगे। मोर देन 98% लोगों को पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। देश गरीब देश है, इनको प्राइवेट में इलाज कराना बहुत मुश्किल काम है। तो पूरा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, पब्लिक हेल्थ को एक्सपेंड करें, इस पे खर्च ज़्यादा करें, तभी ये पॉसिबल है। Indian doctors are known across the world for their wonderful bedside Yeah. manner. What else makes an Indian doctor or somebody with that sensibility so special that they are wanted so much? They are very dedicated, very hard working, and they have really, as I told you, humanity. Humanity, sensitivity to the patient, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अपने सब्जेक्ट की नॉलेज प्लस अपने सर्जिकल स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस, अच्छा ये कर पाना, ये सारे आपको अच्छा बनाते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो फिजिकल बॉडी का डिटेरियोरेशन या अच्छा रहना होता है, बट द माइंड हैज़ एन इफेक्ट ऑन आवर फिजिकल सिम्टम्स। अगर किसी कार्डियोलॉजिस्ट से आप बात करो, बहुत सी बातें हैं, देसी घी खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, है ना, कितनी वॉक करनी चाहिए, कितनी हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जी। तो मेरे कार्डियोलॉजिस्ट बहुत अच्छे दोस्त हैं एम्स के, वो कहते हैं डॉक्टर यादव, खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हार्ट को ठीक रखना है। तो अगर आप खुश रहते हैं तो बॉडी के अंदर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, फिर ऐसे एंडोर्फिन हार्मोन्स होते हैं जो खाली हार्ट को ही ठीक नहीं रखते। जो चीज़ हार्ट के लिए ज़रूरी है, बॉडी के हर पार्ट के लिए ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव सोचो, न्यूट्रिएंट हेल्दी खाना खाओ, तो ये चीज़ें डेफिनेटली मैटर करती हैं। क्योंकि ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब कि स्ट्रेस का एक रोल, बिकॉज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ भी स्ट्रेस का लिंक है। मैंने बताया ना, हार्ट का तो डायरेक्ट है ही, ऑटो में स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी डेफिनेटली, और इवन जॉइंट रिप्लेसमेंट या बोन जुड़ने का भी, जो लोग थोड़ी ग्रुप ए पर्सनैलिटी होती है, उनकी बोन फ्रैक्चर हो जाए देर में जुड़ती है। इट इज प्रूवन है। हाँ, ओके, मतलब आपका जो नेचर है नेचर है, हाँ, बोन को अगर आप खुश रहने वाले हैं, आप चिंता चलो जुड़ जाएगी, इस टाइप का नेचर है उन लोगों का। ये बाकायदा उसमें मेंशन्ड है लिटरेचर में, उनकी हड्डी जल्दी जुड़ती है, वहाँ कैल्शियम ज़्यादा पहुँचता है, रिपेयर हीलिंग ज़्यादा होती है। बेसिकली बॉडी क्या है, रिपेयर होता है, डिजनरेशन, रिपेयर साथ साथ चलते रहते हैं। तो रिपेयर नहीं होती है तो आप बीमार हो जाते हो। तो रिपेयर के लिए ज़रूरी है खुश रहना। राइट। आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है डॉक्टर साहब, नेट पे जाओ, फ्रेंड्स, फैमिली, सबके पास कोई ना कोई ओपिनियन या सलाह तो ज़रूर होती है। आई थिंक कोई भी इंसान जब बीमार जाता है, किसी डॉक्टर के पास रेफरेंस के लिए जाते हैं, तो कहीं 10 जगह हम और पूछते रहते हैं, यू नो, वी डू डॉक्टर शॉपिंग, और कभी कभी इतने ओपिनियंस आते हैं कि यू गेट थॉरली कंफ्यूज्ड, यू डोंट नो व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। व्हाट इज योर एडवाइस? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो एक डेडिकेटेड उस फील्ड के पब्लिक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं। प्राइवेट में आपने 10 जगह दिखा लिया, पब्लिक हॉस्पिटल में आपने उस फील्ड का वो एक्सपर्ट है। पब्लिक हॉस्पिटल उस फील्ड का एक्सपर्ट है ना। उसके बाद भी कंफ्यूजन है तो पब्लिक हॉस्पिटल और उस फील्ड के 2 एक्सपर्ट। पब्लिक फील्ड में भी मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी अच्छी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है 100% एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं भी कुछ नहीं होता। ओके। प्राइवेट में भी लोग अच्छे होते हैं, बिल्कुल बड़े कोड ऑफ कंडक्ट के साथ अपनी प्रैक्टिस करने वाले, लेकिन ये रिवर्स है, वहाँ ऐसे लोग कम होते हैं, हमारे दूसरे अच्छे वाले लोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसलिए अगर पब्लिक हॉस्पिटल में भी कोई आपको प्रॉब्लम है, तो अगर वहाँ के उस फील्ड के एक्सपर्ट सिमिलर टाइप की ओपिनियन दे दें तो वो ठीक होती है। राइट।
एक और दुविधा ये होती है डॉक्टर साहब कि कभी कभी ना डॉक्टर्स टेस्ट्स काफ़ी सारे लिख देते हैं And बहुत अनवांटेड अननेसेसरी टेस्ट लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं खुद देखता हूँ सिंपल अर्थराइटिस, एज वाली अर्थराइटिस है, पता लगा एमआरआई करा के आ रहे हैं। मैंने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, मत दिखाओ मेरे को। बोले डॉक्टर साहब ने तो कराया हुआ। मैंने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है इसकी, जो है इसको कराना ही नहीं चाहिए था। तो ये बहुत है, ज़्यादातर सिंपल टेस्ट की ज़रूरत होती है। कोई चीज़ पकड़ में ना आए देखने के बाद, हिस्ट्री के बाद, तब फिर सोफिस्टिकेटेड टेस्ट की ज़रूरत होती है। ये डेफिनेटली हम लोग पेशेंट को कई बार ओवर इन्वेस्टिगेट करते हैं विदाउट एनी रीजन। राइट, आई थिंक कभी कभी द इन्वेस्टिगेशन गोइंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर्स इनवेरिएबली टेंड टू reach the complex, and I think the whole process exposes patient, expose होता है to different tests. मॉनिटरी लॉस होता है, पेशेंट को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है जी। डेफिनेटली पहले सिंपल से शुरू करना चाहिए, और आप अगर कंफ्यूजन है देन गो फॉर सोफिस्टिकेटेड टेस्ट। कई बार बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो रेलिवेंट भी नहीं है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो भी करा लेते हैं। कोई ना कोई उसमें लॉजिक, अनवारंटेड लॉजिक ढूंढ के ये होता है। हम लोग देखते हैं अपनी ओपीडी में ये सब चीज़। राइट, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आजकल हम जिनको मानते हैं, वेदर इट्स आयुर्वेदा, होम्योपैथी, किसी ज़माने में वो मेन स्ट्रीम होती थी, और आजकल हम मॉडर्न मेडिसिन को मेन स्ट्रीम मेडिसिन मानते हैं। तो अगर ऑल्टरनेटिव और मॉडर्न के उस वाद विवाद में ना पड़े, डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ हीलिंग को हम माने बिल्कुल, तो आपस में इनकी क्या सिनर्जी है? अभी बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्टरनेट मेडिसिन का भी एक अपना रोल है। बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो जहाँ मेनली सर्जरी की ज़रूरत है, वो तो फिर एलोपैथी ही है, सर्जरी। बहुत सी ऐसी चीज़ें सर्जरी के अलावा दूसरी पैथीज में अवेलेबल हैं, तो वो भी अपना रोल अदा कर सकते हैं। राइट, नॉन सर्जिकल उसमें उनको टोटली नकारा नहीं जा सकता। हम ये बोले नहीं मेडिसिन भी हमारी बेस्ट, सर्जरी भी हमारी बेस्ट, ये कहना शायद ज़्यादा होगा। राइट, एक पेशेंट हिस्ट्री की आपने बात की, अभी मेंशन किया था, एंड आई थिंक मेनी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इंक्लूडिंग होम्योपैथी वो पेशेंट हिस्ट्री पे बहुत स्ट्रेस देते हैं। इसका रोल मॉडर्न मेडिसिन में क्या है? नहीं, हम लोग भी जो है जो बीमारी का पता करते हैं वो हिस्ट्री से पूछते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत पहले से वो हिस्ट्री एग्जामिनेशन, इससे हमें आइडिया लग जाता है। फिर एक आध एक्सरे करा के, ऑर्थोपेडिक्स में कई बार पेन होता है, पेन की हम हिस्ट्री लेते हैं, अभी कहाँ हो रहा है, किस समय हो रहा है, एक्टिविटी से बढ़ तो नहीं रहा है, सुबह ज़्यादा तो नहीं होता है, किस टाइप का होता है। हिस्ट्री तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेदर इट इज़ एलोपैथी, होम्योपैथी या और भी जो पैथीज होती हैं, इसमें हिस्ट्री मेन इम्पोर्टेंट। राइट, दैट मीन्स हिस्ट्री इज लाइक द नब्स, वो बीमारी की वो नब्स आपको धीमे धीमे रास्ते की तरफ ले जाती है। फिर आप एक डायरेक्शन में सोचते हैं हाँ ये है, फिर आप उधर और बढ़ते चले जाते हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप फाइनली टेस्ट करा लेते हैं, उससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। राइट, प्रोफेसर यादव, आप भी धीमे धीमे हमें सही रास्ते पे लेते गए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रोग्राम, थैंक यू, helping us understand more about not only our joints but also about this profession. Wish you all the best, and thank you so much for coming on our show. Thank you, this is my pleasure to be here. I am really delighted. Thank you so much. Thank you.